हाँ जी मेरे बच्चे, तो आज ना हम लोग ना फॉरेक्स से बढ़कर आगे चलेंगे और बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये हमारे फॉरेक्स एंड बीओपी चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है जरा इसकी बात करते हैं। बेटा मेरे बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है एक ऐसा अकाउंट जो कि ये रिकॉर्ड करता है कि हमारे देश के लोगों ने पूरी दुनिया के साथ क्या ट्रांजैक्शन करी। सर मतलब ये कि दुनिया गोल है और हमारा जो इंडिया वो काजू की बर्फी जैसा है, मतलब जो भी है, तो हमारे यहाँ के लोगों ने पूरी दुनिया के लोगों के साथ क्या ट्रांजैक्शन करी, इन सारी ट्रांजैक्शंस को एक अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंट का नाम ना बीओपी है। अच्छा ओके सर, जैसे आप हम लोगों को पढ़ा रहे हो अभी, तो क्या ये भी रिकॉर्ड होगी क्या ट्रांजैक्शन बीओपी में? तो मेरे बच्चे ये ट्रांजैक्शन बीओपी में रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि हम दोनों तो इंडिया को ही बिलोंग करते हैं ना। क्योंकि ना तो मैं यूएस को बिलोंग करता हूं और आप इंडिया को बिलोंग करते हैं, और ना ही ऐसे कि आप लोग कीनिया को बिलोंग करते हो और मैं इंडिया को बिलोंग करता हूं। सर सही है, अपनी बारी में यूएस, हम कीनिया। हाँ मेरे बच्चे, मैच भी तो करना चाहिए ना बंदे की पर्सनैलिटी उस हिसाब से। चलो और कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में ना हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश के लोगों ने पूरी दुनिया के साथ क्या ट्रांजैक्शन करी। तो अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ तो ये क्रॉस दी बॉर्डर ट्रांजैक्शन नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसको कोई जगह नहीं मिलेगी। अब मेरे साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट हेडिंग लिखिए एक नए पेज पर, और डेफिनेशन लिखिए। मैं लिख रहा हूँ मेरे बच्चे, इट इज अ सिस्टमैटिक record of all economic transactions between residents of the reporting country and rest of the world in an year। तो यानी कि ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है साल में एक बार बनाई जाती है उन सारी ट्रांजैक्शंस को बताने के लिए जो कि हमारे यहाँ के लोग पूरी दुनिया के साथ अंडरटेक करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, देखते हैं देवजोत क्या क्या इंक्लूड होगा क्या इंक्लूड नहीं होगा, वो तो बात की बात है, भगवान बताएगा। चलो मैं बताता हूँ। अभी लिख लिया ना मेरे बच्चे सबने? आइए मेरे बेटे, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ना आपका टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही बना लिया था। पहले समझ लेते हैं, आपको कॉपी करने का समय दिया जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में अंदर दो अकाउंट्स होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। आज की क्लास में मैं आपको ये पूरा अकाउंट समझाने वाला हूं, इसके एक एक कंपोनेंट की मैं आपसे बात करूंगा। तो आइए जरा इसे ध्यान से देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अकाउंट है मेरे बच्चे, इसको बनाने का जिम्मा इंडिया में आरबीआई के पास है, यानी कि ये अकाउंट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है, जो कि एक बैंक है, आप ये मान के चलिए। इसके लेफ्ट साइड में आता है क्रेडिट और राइट साइड में आता है डेबिट। आई नो जिनके पास अकाउंटेंसी होगी वो मेरे कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन कर रहे होंगे कि सर सीए और आपको ये नहीं पता क्रेडिट कहाँ आता है डेबिट कहाँ आता है। पता है मेरे को कि कहाँ आता है, पर ना इस वाले अकाउंट में थोड़ी सी चीज़ें पलट जाएंगी। सर क्यों? अगर कभी आपने अपनी बैंक की पासबुक उठाकर देखी होगी ना मेरे बच्चे, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। यानी कि जब अमाउंट डिपॉजिट होता है ना तो लिखा होता है क्रेडिट, और जब अमाउंट विड्रॉ होता है आपके बैंक अकाउंट से जाता है तो लिखा होता है डेबिट। जैसे आप अमेजोन से कुछ शॉपिंग करते हो तो आपको मैसेज आता है ना, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड,
ठीक है। और जब कुछ पैसे आते हैं तो आपको मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। वो इसीलिए क्योंकि बैंक के लिए आपका पैसा एक लायबिलिटी होता है, यानी कि आपने अगर बैंक में 5 लाख रुपए जमा करवाए हुए हैं तो बैंक के लिए वो एक लायबिलिटी है। तो अगर उसमें आप और पैसा जमा करवा देते हो तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ जाती है। अगर लेट सपोज आपने उसमें 1 लाख रुपए और जमा करा दिए तो बैंक बोलेगा कि भाई अब तो पहले 5 लाख देने थे, अब 6 लाख देने हैं, तो तेरे अकाउंट में अब 6 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस है, मतलब हमने देने तेरे को 6 लाख रुपए। तो वो बोलता है अपनी तरफ से कि आपका अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया है। क्रेडिट कर दिया मतलब अपने ऊपर मैंने बर्डन बढ़ा लिया है, मतलब मेरे ऊपर कर्जा बढ़ गया, बैंक बोल रहा है। सिमिलरली जब आप उसमें से कुछ पैसे निकलवा लेते हो तो वो चैन की सांस लेता है, हाँ अच्छी बात है कि कुछ पैसे निकलवा लिए तो मेरा बर्डन कम हो गया, तो वो डेबिट बोल देता है। ऐसे ही मेरे बच्चे यहाँ पर अकाउंट बनाए जाते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि ये अकाउंट जो है वो बनाता है आरबीआई, जो कि एक बैंक है। तो अगर फॉरेन से कुछ इनफ्लो ऑफ मनी आता है तो उसे वो क्रेडिट कर देता है, यानी कि हमारा जो रिजर्व है फॉरेक्स का वो बढ़ जाता है। सर ये फॉरेक्स का रिजर्व किसके पास होता है? बेटा ये रिजर्व मेंटेन करता है आरबीआई, पर ये पैसा होता किसका? ये होता गवर्नमेंट का है। सर समझ नहीं आया यार। देखो जैसे आईसीआईसीआई बैंक में मेरा अकाउंट है, उसमें 5 लाख रुपए पड़े हुए एग्जाम्पल, तो पैसा तो मेरा है, मेंटेन का हो रहा है आईसीआईसीआई के पास। सिमिलरली जब बाहर से कोई फॉरेन करेंसी आती है ना, वो बिलोंग तो गवर्नमेंट को करती है, पर उसका पैसा पड़ा होता है आरबीआई के पास। तो आरबीआई सरकार को बताता है भाई इतने डॉलर आ गए हैं तेरे अकाउंट में, क्रेडिट हो गए, और यहां हो गया डेबिट। पर सर सरकार कैसे डॉलर कमाएगी यार? तो एक्चुअल में सिर्फ सरकारी डॉलर नहीं कमाती, डॉलर तो प्रोड्यूसर्स भी कमाते हैं। जैसे लेट सपोज कि कशिका जो है वो एक बहुत ही तगड़ी बिजनेस वुमेन है, ठीक है। इसका अपना एक ब्रांड है जिसमें ये अपैरल्स बनाती, कपड़े बनाती है और पूरी दुनिया में बेचती है। इसका ब्रांड वेल नोन है। अब देखो जब इसे पूरी दुनिया से ऑर्डर्स आएंगे तो अल्टीमेटली जो पेमेंट आएगी वो तो फॉरेन करेंसी में ही आएगी। तो कशिका पर सोचती है, कहती है यार अगर फॉरेन डॉलर में पेमेंट आएगी तो मैं अपनी लेबर को, अपने सप्लायर्स को पेमेंट कैसे करूंगी? वो तो इंडिया के हैं, वो तो डॉलर को पैसा मानते ही नहीं है, उनको तो समझ ही नहीं आएगा। उनको तो लगेगा नकली चूरन वाला नोट दे दिया है, और डॉलर लगता भी ऐसे ही, आपने देखा होगा फेडेड रंग का नोट होता है, ठीक है, देखा है आपने, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद सरकार बोलती है हाँ बात भी सही है यार, तू क्या करेगा डॉलर का? तो इसीलिए बाहर से जितनी भी फॉरेन करेंसी की पेमेंट्स आती है ना, सरकार उस फॉरेन करेंसी को अपने पास रख लेती है और आपको उसके इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ रुपीज दे देती है। देखो आपके लिए भी प्रेफरेबल है क्योंकि आपको तो रुपीज चाहिए, आपको खर्चा रुपीज में करना है, और सरकार के लिए भी प्रेफरेबल है। क्यों? सरकार कहती है तू क्या करेगा भाई डॉलर का, रुपया ले चुपचाप काम कर अपना, चल। आप सोचते हो सरकार ऐसे डॉलर रख के क्या करेगी? बेटा सरकार तेल खरीदेगी, इंपोर्ट बिल पे करेगी। तो एक तरीके से आप ये एक्सपोर्ट करने का काम जो कशिका काम कर रही है ना, सरकार पर एहसान कर रही है कि चलो अच्छी बात है, जिस कूपन से हम लोगों ने तेल खरीदना था वो कूपन कशिका ने कमा कर दे दिए। सरकार तभी तो कहती है ज्यादा से ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करो, सो दैट सरकार को डॉलर नहीं इकट्ठे करने पड़े, लोग ही कर दे उसके लिए डॉलर इकट्ठे। समझ आई मेरे बच्चे? ये बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? ठीक है। तो मतलब ये है कि सारी पेमेंट्स जो है वो आरबीआई के थ्रू होती हैं। तो जब डॉलर्स आते हैं आरबीआई सरकार को एक मैसेज भेजता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, और जब डॉलर्स जाते हैं तो मैसेज भेज देता है भाई तेरा अकाउंट ना डेबिट हो गया है, क्योंकि एमान ने एक मर्सिडीज मंगा ली है यूएसए से, उसकी पेमेंट करनी है अब $1 लाख की। ठीक है मेरे बच्चे, यहां तक बात समझ आती है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो मतलब यहां से पैसा आएगा और यहां से पैसा जाएगा। ओके, बिल्कुल लक्ष्मी माता जैसे अकाउंट बना हुआ है मेरे बच्चे। लक्ष्मी माता की फोटो होती है ना, ऐसे ही वाला हाथ ऐसे 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 करके पैसा आना पैसा जाना, मेरे को सिखाया गया था जब मेरे अकाउंटेंसी वाले सर ने मेरे को बताया था। ठीक है, तो रिसीट्स का मतलब हो गया क्रेडिट आइटम्स, पेमेंट्स का मतलब हो गया डेबिट आइटम्स। दो टाइप के अकाउंट्स बनाए जाते हैं। आप इसे समझ सकते हैं मेरे बच्चे कि यहां से सप्लाई ऑफ फॉरेक्स हो रहा है। सप्लाई ऑफ फॉरेक्स मतलब हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी आ रहा है, और यहां हो रहा है, ओहो हाँ, यहां हो रहा है डिमांड ऑफ फॉरेक्स, यानी कि यहां से हमारी कंट्री में से डॉलर जा रहा है। अच्छा सर जी गलत हो रहा है ये तो, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, देखते हैं क्या क्या कैसी कैसी चीजें होती हैं। आपको फॉरेक्स का चैप्टर इसीलिए पहले पढ़ाया गया क्योंकि
अब जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी वो फॉरेक्स के टर्म्स में होंगी, क्योंकि अब एक से ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व है। काफ़ी सारे टीचर्स क्या करते हैं कि पहले आपको बीओपी पढ़ा देते हैं और फिर पढ़ाते हैं फॉरेक्स। वो सही सीक्वेंस नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि जब हम बीओपी पढ़ते हैं तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। So whenever residents of two countries are involved, there will be foreign currency involved. That's because the same currency cannot be the currency for two residents. मैं यूरोप की बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दे आर हेडेड बाय यूरो। मैं जनरली बात कर रहा हूँ अक्रॉस दी इकोनॉमीज की, जैसे इंडिया और यूएस की बात कर रहा हूँ। तो अगर इंडिया और यूएस के लोग आपस में डॉलर्स एक्सचेंज कर रहे हैं तो भी इंडियंस के लिए वो फॉरेन करेंसी, और अगर रुपीज एक्सचेंज कर रहे हैं तो यूएस वाले लोगों के लिए वो फॉरेन करेंसी हो जाएगी। सो इन वन और द अदर केस देयर विल बी फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व। इस वजह से फॉरेक्स पहले पढ़ाया जाता है और बीओपी बाद में पढ़ाया जाता है। ऑल्दो इस यूनिट का नाम बीओपी एंड फॉरेक्स है, तब भी फॉरेक्स पहले पढ़ाया जाता है और ऐसे ही पढ़ाया जाता है। तो आइए मेरे बच्चे, यस प्लीज, यस प्लीज। सर बीओपी की डेफिनेशन भी एक्सप्लेन कर दो। हाँ मेरे बच्चे, बीओपी की डेफिनेशन में मैंने ये बताया था कि हमारे यहाँ के लोगों ने पूरी दुनिया के साथ एक साल के अंदर अंदर क्या ट्रांजैक्शंस करी। ये बीओपी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है। इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। वो ट्रांजैक्शन क्या होंगी हम अभी पढ़ेंगे। बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ द रिपोर्टिंग कंट्री। तो सपोज अगर मैं बीओपी बना रहा हूँ इंडिया का, इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इंडिया के लोगों ने पूरी दुनिया के साथ क्या ट्रांजैक्शन करी। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एन ईयर। ओके मेरे बच्चे, जैसे इंडियंस ने कनाडा के लोगों के साथ, यूएस के लोगों के साथ, सबके साथ क्या ट्रांजैक्शन करी। अब इसके बाद मुझे अगला क्वेश्चन आता है, तो सर ये कंट्री वाइज बनाया जाता है या कैसे। नहीं मेरे बच्चे, इंडिया का एक बीओपी बनेगा, उसमें से ट्रांजैक्शन किसके साथ आएंगी, यूएस के साथ, पूरी दुनिया के साथ। तो हर कंट्री एक बीओपी बनाती है, कंट्री वाइज बीओपी नहीं बनता। ओके मेरे बच्चे, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर बीओपी का नेचर क्या होता है, नॉमिनल या रियल। भाई क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट तो नहीं बोलूंगा इसे मैं। कैश, जैसे कैश बेसिस होता है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है। पर यहां पर क्योंकि कैश हमारे पास नहीं आ रहा, बैंक के पास आ रहा है, तो इस वजह से वो उसे क्रेडिट बोल देता है। ठीक है, ओके। आओ, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ और साइंस वाले बच्चे भी हैं बेटा, मर जाएंगे वो अगर रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट सुन लिया उन्होंने तो ऐसे मत बोलो। आओ बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेरे बच्चे दो टाइप के अकाउंट आते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। इनका डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। तो जरा करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन होती है ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। ध्यान रखना, मैंने सर्विसेज नहीं बोला है, मैंने सिर्फ गुड्स की बात करी है मेरे बच्चे। अब ये जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शन है, ये लेट सपोज $10,000 का एक्सपोर्ट हुआ। अगर मैंने इंडिया से $10,000 का सामान यूएस भेजा तो ऑब्वियसली यूएस से $10,000 मेरी कंट्री में सप्लाई आ गई फॉरेक्स की। पढ़ा था ना आपने सोर्सेज में कि सप्लाई कब आती है फॉरेक्स की, व्हेन वी एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज। एंड लेट्स सपोज $8,000 का हमने सामान इंपोर्ट भी करा है। अब सारी चीजें इंडिया खुद तो बना नहीं सकता, कुछ सामान तो बाहर से भी लेना पड़ेगा। तो हमने $8,000 का सामान मंगा भी लिया, तो ओहो हो, तो जो $2,000 का डिफरेंस बचा ना, पॉजिटिव $2,000 का डिफरेंस, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। सर बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब, यानी कि मेरे बेटे इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सर एक बात बताओ, क्या ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी? नहीं बेटा, आंसर आपके पास ही है इसका ऑलरेडी। ऐसा भी तो हो सकता है कि 18,000 हो जाए और ये 10,000 रहे। उस केस में हमारा आंसर -8,000 होगा। तो सर फिर इसको मैं क्या बोलूंगा? ये तो हो गया नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो मेरे बच्चे बैलेंस ऑफ ट्रेड 3 टाइप का हो सकता है। या तो हो सकता है फेवरेबल। देखो हमारे फेवर की बात तब होती है जब एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, यानी कि वी आर अर्निंग मोर एंड वी आर पेइंग लेस। अभी -8,000 जो है वो इंडिया के लिए अनफेवरेबल है। सर अगर इंडिया के लिए अनफेवरेबल है तो किसी कंट्री के लिए फेवरेबल भी तो होगा। बिल्कुल होगा मेरे बच्चे, जो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही होगी हमें और वो हमसे इंपोर्ट कम कर रही होगी।
सर इसकी एक और वैल्यू पॉसिबल है, बिल्कुल हाँ मेरे बेटे, यू गेस्ड इट राइट। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड बीओटी। बीओटी मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड। यहाँ पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इक्वल होते हैं, क्योंकि गुड्स का ट्रेड होते हुए हम देख सकते हैं, मूवमेंट देख सकते हैं कि इंडिया से अब ये वाले पोर्ट पर पहुंच चुका है सामान, अब ट्रांजिट में है सामान, अब यूएस के पोर्ट पर पहुंच चुका है, इसलिए इसे विजिबल्स बोला जाता है बेटा, विजिबल आइटम। या फिर इसे बोला जाता है मर्चेंडाइज ट्रेड, गुड्स को मर्चेंडाइज भी बोला जाता है। ओके गौरी, ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे, बैलेंस ऑफ ट्रेड की 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है सर जी, ये थी गुड्स की बात। जैसे लेट्स सपोज कि हम वहाँ से गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, वहाँ से मशीन्स खरीद रहे हैं, पेट्रोलियम खरीद रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं। अब ये मत बोलो सर गैस को कैसे देखेंगे हम, तो वो तो ऐसे उड़ जाती है। नहीं मेरे बच्चे, गैस को देखा जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कंटेनर्स में देखा जा सकता है एंड सो ऑन, उसको स्मेल किया जा सकता है। सर्विसेज के साथ ऐसा नहीं होता। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर ये तो पॉजिटिव ही रहता होगा ना हमेशा, ऐसा तो मैंने बोला नहीं भाई। इसके साथ भी कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज यहाँ वैल्यू 15,000 है और यहाँ वैल्यू है 5,000, तो अभी तो आंसर आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव $10,000। सर इसको क्या बोला जाता है? इसको बेसिकली बैलेंस ऑफ सर्विसेज बोला जाता है। सर ये कैसे निकलता है? बेटा ये भी वैसे निकलता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की वजह से इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी होगा ना, माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अच्छा सर, तो इसके साथ भी ऐसे ही होगा, फेवरेबल अनफेवरेबल बैलेंस। बिल्कुल सही मेरे बच्चे, फेवरेबल कब होगा? एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ। अनफेवरेबल कब होगा? जब इंपोर्ट ज़्यादा हुए। और बैलेंस कब होगा? जब दोनों इक्वल हो गए। ये बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जिनको इनविजिबल आइटम बोला जाता है, इसीलिए इसको इनविजिबल कंसिडर किया जाता है। और भी चीज़ें आती हैं इनविजिबल में, ठीक है, पर इसको भी इनविजिबल बोला जाता है, क्योंकि ना इसका ट्रेड होते हुए आप देख नहीं सकते, सर्विस ही तो है। जैसे हो गई शिपिंग, यूएस की एक शिपिंग कंपनी ने इंडिया के सामान को इधर उधर लेकर गई, तो ये जो सर्विस है, सामान की वैल्यू नहीं, जो सर्विस है लाने ले जाने की, ट्रांसपोर्टेशन वाली, वो हो गई। बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गई, वेयर हाउसिंग हो गई, ऐसे एटसेट्रा एटसेट्रा काफ़ी सारी सर्विसेज जो हैं, वो सारी सर्विसेज मेरे बच्चे यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे बच्चे? पक्का? ठीक है। इसके बाद मेरे बेटा हमारे पास अगली कैटेगरी आती है ट्रांसफ़र इनकम एंड ट्रांसफ़र पेमेंट्स की। अब ये ट्रांसफ़र इनकम और ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है? बेटा जी ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम्स होती हैं जिनको अर्न नहीं किया गया होता, वो मिले हुए पैसे होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप लोग ना कनाडा पढ़ने चले गए और आपके पेरेंट्स इंडिया से आपको खर्चे के लिए पैसा भेज रहे हैं, ये एक तरीके से इंडिया के लिए ट्रांसफ़र पेमेंट है। तो ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब, क्योंकि इट विल लीड टू डिमांड ऑफ फॉरेक्स, योर पेरेंट्स विल टेक देयर रूपी, गो टू अ बैंक एंड विल डिमांड कैनेडियन डॉलर्स फ्रॉम दैट बैंक टू बी सेंड टू यू इन कैनेडा। तो एक तरीके से दे आर वांटिंग फॉरेक्स, तो वो हो जाएगी ट्रांसफ़र पेमेंट फॉर इंडिया। सिमिलरली आपकी वहाँ जॉब लग गई, आप अपने पेरेंट्स को कुछ रेम्यूनरेशन भेज रहे हो कि चलो रेम्यूनरेशन का कुछ हिस्सा भेज रहे हो कि मेरी वहाँ जॉब लग गई है, अब मेरा हक बनता है कि मैं घर का ध्यान रखूँ, ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रांसफ़र इनकम इंडिया के लिए। सर अगर इंडिया के लिए वो ट्रांसफ़र इनकम है तो उस टाइम पर कनाडा के लिए ट्रांसफ़र पेमेंट होगी। बिल्कुल सही। सिमिलरली जो पैसा आज आपके पेरेंट्स आपको कनाडा भेज रहे हैं वो इंडिया के लिए ट्रांसफ़र पेमेंट है, पर कनाडा के लिए वही पैसा ट्रांसफ़र इनकम होगा मेरे बेटा। इतनी बात समझ आती है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो सर इनका जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? इनके डिफरेंस को ना मेरे बच्चे बोला जाता है नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड, या फिर बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर। सर व्हाट डू यू मीन बाय यूनिलैटरल ट्रांसफर? बेटा ये यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब ये है
जो कि वन साइडेड पेमेंट होती हैं। वन साइडेड पेमेंट का मतलब ये होता है कि सिर्फ पैसा जाता है, बदले में ना तो कोई गुड आता है ना ही कोई सर्विस आती है। अब आप देखो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या होता है, वी गिव देम गुड्स दे गिव अस मनी। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या होता है, वी गिव देम सर्विसेज दे गिव अस मनी। पर ट्रांसफर इनकम में क्या होता है, वी डोंट गिव एनीथिंग बट वी आर रिसीविंग मनी। लेट्स सपोज इंडिया में जब कोविड की वेव आई तो इंडिया को बहुत हेल्प मिली वर्ल्ड वाइड। बहुत सारे इंडियंस ने पूरी दुनिया में बैठकर इंडिया के एड के लिए बहुत सारा पैसा भेजा। दिस इज नोन एज ट्रांसफर इनकम। सो वी रिसीव्ड मनी विदाउट गिविंग एनीथिंग इन रिटर्न। सिमिलरली मेरे बच्चे, नेपाल में 2015 में एक अर्थक्वेक आया, हमने नेपाल की बहुत मदद करी, काफ़ी सारा पैसा दिया गया, ये ट्रांसफ़र पेमेंट है। सो वी गेव नेपाल थिंग, मतलब पैसा दिया हमने विदाउट हैविंग एनीथिंग इन रिटर्न। अब एक मेरे से पूछते हैं सर तो इससे हमें कॉपरेशन तो मिलेगी, कॉपरेशन को यहाँ कहाँ लिखूंगा मेरे बच्चे? ठीक है मेरे बच्चे, आगे चलते हैं। इसके बाद में मेरे बच्चे आगे आता है फैक्टर इनकम्स एंड फैक्टर पेमेंट्स। अब ये फैक्टर इनकम एंड फैक्टर पेमेंट क्या होता है बेटा? ट्रांसफर इनकम होता है वो पैसा जो कमाया हुआ नहीं होता। फैक्टर इनकम वो पैसा होता है जो कमाया हुआ होता है। सर कमाया हुआ का मतलब क्या हुआ, बताता हूं मेरे बच्चे। तो इसका फॉर्मूला है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सर मतलब ये मेरे बच्चे, फैक्टर इनकम बाहर से क्या इनकम आई माइनस बाहर क्या इनकम गई। सर फैक्टर इनकम क्या होती है बेटा? ये होता है कमाया हुआ पैसा। सर एग्जाम्पल बोलो, ऐसे नहीं समझ आता, मैं बताता हूँ मेरे बच्चे। इसका जो डिफरेंस होता है मैं उसे बोल सकता हूँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चे। पॉजिटिव तब होगा जब इनकम ज़्यादा आई और पेमेंट कम हुई। नेगेटिव तब होगा जब इनकम कम आई पेमेंट ज़्यादा हो गई। जीरो तब होगा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि उस केस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जीरो हो जाएगा। सर कैसे ट्रांसफर्स के साथ भी होता है? बिल्कुल मेरे बच्चे, ट्रांसफ़र इनकम जो भी पैसा आया बाहर से माइनस ट्रांसफ़र पेमेंट जो भी पैसा गया बाहर को। हाँ जी एकम, हाँ जी ठीक है। अब होता क्या है मेरे बच्चे कि फैक्टर इनकम क्या होता है? लेट्स सपोज कि मैंने ना यूएसए में एक प्रॉपर्टी खरीद ली। अब प्रॉपर्टी खरीदी तो वहां से मेरे को रेंटल भी आएगा, तो एक तरीके से इंडिया के लिए ये फैक्टर इनकम बन जाएगा। लेट्स सपोज कि बिल गेट्स ने एक दिन फ़ोन करा, कह रहा भाई हार्ट रेट चल रहा है आजकल। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ? कह रहा भाई बस क्या बताऊँ तेरे को, एक ऐसी घटना घटी है मैं बता नहीं सकता। मैं कहा पता लग गई, न्यूज़ में आ गया था तेरा डिवोर्स हो गया। कहता अच्छा। कह रहा भाई पैसे चाहिए, भाभी को देने ना, सेटलमेंट करनी है। मैंने कहा चल ठीक है यार, तो क्या याद रखे? मैंने बहुत सारे डॉलर्स दे दिए। मैं कहा देख भाई, भाईबंदी अपनी जगह है और बिजनेस अपनी जगह है, ब्याज लूँगा। कह रहा भाई डन है। तो मैं उससे इंटरेस्ट लेता हूँ मेरे बेटे। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमें अब्रॉड से इनकम आ रही है। लेट्स सपोज कि मैंने यूएस में कंपनी खोली हुई है और वहाँ से मुझे कुछ प्रॉफिट आता है, वो भी मेरे बच्चे फैक्टर इनकम का हिस्सा बन जाएगा। अच्छा सर ये फिर तो आपके मज़े आ रहे हैं। ऐसी फैक्टर पेमेंट होता है मेरे बच्चे। अब फैक्टर पेमेंट का मतलब सपोज उन्होंने ही ये उल्टी ट्रांजैक्शंस इंडिया में कर रखी हैं, मतलब उन्होंने हमें लोन दिया हुआ है, हम उन्हें इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। उन्होंने हमारे यहाँ प्रॉपर्टी खरीद रखी है, यहाँ से उन्हें रेंट मिल रहा है। सपोज उन्होंने हमारे यहाँ पर कोई कंपनी खोली हुई है, प्रॉफिट लेकर जा रहे हैं हमारे यहाँ से, वो था फैक्टर पेमेंट। ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये बात समझ आती है। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। एक डिफरेंस समझाता हूँ मेरे बच्चे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और फैक्टर इनकम में क्या डिफरेंस होता है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो एक दिन क्या होता है, चलो किसका एडमिशन करवा दें अब्रॉड में, चलो एकम का एडमिशन करा देते हैं अब्रॉड में, आओ जी आओ। तो एकम का एडमिशन हो जाता है मेरे बच्चे किसी भी यूनिवर्सिटी में, यूएस की किसी भी यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन हो गया। तो एक दिन इसका कॉल आता है मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में रात को, इसके यहाँ तो सुबह ही हो रही है ना। कह रहा सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, टीचर पढ़ाती है सब ऊपर से जाते हैं, यार मैं क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो फेल हो जाऊंगा, ईगो तो ऐसी है, मैं क्या बोलूं। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कह रहा सर कुछ समझ नहीं आता। मैंने कहा मैडम इंग्लिश में पढ़ाती है। कह रही सर ये तो ऑब्वियस है, इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे ना। मैं कहा तभी तो समझ नहीं आती, ये भी तो ऑब्वियस है फिर, मतलब इंग्लिश में पढ़ा तुमने हिंदी में पढ़ा, अब कैसे कैसे? कह रहा सर जो मर्जी करो पर मेरे को पढ़ाओ। मैंने कहा ठीक है।
तो मैंने क्या करा मेरे बच्चे, इसको ना जूम पर पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाया, इसको बातें समझ आई, ये एग्जाम में पास हो गया और अच्छे मार्क्स लेकर आया। फिर इसने एक दिन मेरे को कॉल करा, कह रहा सर रिजल्ट आ गया एंड आई एम दी सेकेंड टॉपर ऑफ द क्लास। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। कहा था सर अब देखो आपने मेरे साथ इतनी मेहनत करी है, अब पैसे बोलो। मैं कहा यार पागल हो रहा है यार, तेरे से पैसे लूँगा यार। कह रहा नहीं सर आप बताओ कितने रुपए हो गए, मेरे को बताओ सर प्लीज़, ऐसे नहीं चलेगा। मैं कहा नहीं यार कैसी बात कर रहे हैं यार, तेरे से क्या यार तू भाई है अपना, तेरे से रुपये लूँगा मैं। कह रहे नहीं नहीं सर आपको बताना पड़ेगा। ऐसे 10 मिनट हो गए यार, इरिटेट हो गया मैं तो पागल हो गया क्या, रुपए रुपए बोले जा रहा है। यूएस में बैठा डॉलर बोल, डॉलर हेलो, हाँ $5000। बेवकूफ, रुपए समझना चाहिए बंदे को। मैं कहा $5000। कह रहा अच्छा सॉरी ओके भेजता हूँ। तो भाई ने $5000 भेज दिए। दिस इज नोन एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसने सेकेंड सेमेस्टर में मुझे कॉल करा, कहता सर देखो बात ऐसी है, अब हो रहा है सेकेंड सेमेस्टर शुरू, अब मेरे को रिस्क लेना ही नहीं है, अब आप एक काम करो 10 दिन के लिए आ जाओ यूएस। मैं कहा फिर? कह रहा है यहाँ आकर पढ़ा कर जाओ। कह रहा जूम में डिस्टर्बेंस आ जाती ना, आप यहाँ आ जाओ और यहाँ आकर पढ़ा कर जाओ। मैंने कहा अच्छा जी। कहता पर आपने टेंशन नहीं लेनी है, सारा इंतजाम मैं करूँगा। मैं कहा भाई मैं कहाँ रुकूंगा, क्या होगा? कह रहा है सर टेंशन ही मत लो यार। मैं कहा टेंशन तो नहीं ली भाई मैंने इस चीज़ की, पर तब भी क्योंकि मैं तो ऐसे वैसे छोटी मोटी जगह रुकता नहीं। कह रहा बिल्कुल टेंशन मत लो यार, मैं 3 स्टार होटल बुक। मैं कहा तू पागल हो रहा है, 3 स्टार होटल यार कैसी बात कर रहा है 3 स्टार होटल? मैं कहा कम से कम 5 स्टार होटल बुक करो, उसमें प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कर, तब आऊँगा मैं। कह रहा डन हो गया सर। चलो जी, इसने मेरा प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कर दिया मस्त। तो उसमें जाके मैं रहने लगा। तो 10 दिन इसे तसल्ली से पढ़ाया मैंने वहाँ पर। उसके बाद मैं जाने लगा एयरपोर्ट पर, वही ड्रामा शुरू हो गया। कह रहा सर देखो आपने इतनी मेहनत करी, आप इतनी दूर आए, ये है वो है, अब आप पैसे बताओ। मैं कहा नहीं यार तेरे से पैसे, यार कैसी बात कर रहा है यार, पैसे क्यों लूँगा यार, तेरे तू अपना भाई। ऐसे 10 मिनट तक चला, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, उन्हें लगा लड़ रहे हैं। फिर मैंने इसे अल्टीमेटली बोला, मैं कहा नहीं भाई $10,000 फटाफट दे दे। तो इसने मेरे को $10,000 दिए। दिस इज नोन एज एक तरीके से फैक्टर इनकम। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है मेरे बच्चे उस इनकम के ओरिजिनेट होने का। इन दी फर्स्ट केस मैं इंडिया में बैठकर यूएस के बंदे को सर्विसेज दे रहा था, तो एक्चुअल में मेरी सर्विसेज वर बीइंग कंज्यूम्ड अक्रॉस द बॉर्डर। तो दे वर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, आई वाज स्पीकिंग इन इंडिया एंड ही वाज बीइंग टॉट इन यूएस। सो एक्चुअली द ओरिजिनेशन ऑफ सर्विसेज was in India. That is why that income will come under the head of export of services. But in the second case, I have produced these services in abroad and I am bringing in income to the country. In both the cases, income is being brought. पैसा आ रहा है, फॉरेक्स की सप्लाई आ रही है, but the difference is the origination of income. In the first case, the income has originated in India, export हुआ है सामान. In the second case, the income has originated abroad but has been brought back into India. Factor income from abroad. इतनी बात समझ आती है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का प्रॉमिस? ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया हो गया। अब ऐसे ही मेरे बच्चे कुछ वैल्यूज होंगी इसकी। लेट्स सपोज इसकी वैल्यू 5000 है, इसकी वैल्यू 7000 है, इसकी वैल्यू 3000 है, इसकी वैल्यू 8000 है। तो कोई अकाउंट पॉजिटिव हुआ, कोई अकाउंट नेगेटिव हुआ एंड सो ऑन। तो अब करेंट अकाउंट के अंदर ना 4 ट्रांजैक्शंस आती हैं: एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, बैलेंस ऑफ फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर इनकम्स। ठीक है, ये 4 ट्रांजैक्शन मिलाकर करेंट अकाउंट बनता है। तो अब जब मैं करेंट अकाउंट का बैलेंस निकालूंगा तो वो निकालने का तरीका होगा कि मैं सारे पॉजिटिव्स को ऐड करूंगा। सर पॉजिटिव्स का मतलब क्या हुआ कि सारे इनफ्लोज ऑफ मनीज को ऐड करूंगा और सारे आउटफ्लोज ऑफ मनीज इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स को ऐड करूंगा। उधर वाले में हाँ जी, हाँ जी, मेरे को बता दो। हाँ मतलब वो ट्रांसफर इनकम मानी जाएगी मेरे बच्चे, जो कनाडा के बच्चे ने अपने पेरेंट्स को भेजी है इंडिया में, बिकॉज दे हैव नॉट अर्नड इट। ठीक है मेरे बच्चे? ओके। एंड देवजोत में से पूछे, सर जो आप फॉरेन जाके दे रहे हो
तो वो तो उनकी इनकम है ना मेरे बच्चे। अगर सपोज मैं वहाँ पर कुछ पैसा खर्च कर रहा हूँ और कुछ सामान लेकर आ रहा हूँ इंडिया में, लेट्स सपोज दिवजोत कहता है सर वहाँ जा रहे हो ना, तो मेरे लिए ना एक बहुत बढ़िया सी जैकेट लेकर आना। मैंने कहा डन हो गई भाई, ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया एक तरीके से। ठीक है मेरे बच्चे, दिवजोत इंपोर्टेड गुड्स लेकर आ रहा हूँ। और सांची में से पूछते हैं ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड ट्रांसफर इनकम एंड पेमेंट्स। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में तो मेरे बच्चे हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते बेचते हैं अब्रॉड से। ट्रांसफर इनकम एंड पेमेंट वो तो कमाया हुआ पैसा होता ही नहीं है। मैंने वहाँ पर डोनेशन दे दी, वहाँ मंदिर में गया, मैंने $100 का नोट डाल दिया, या मान लेते हैं कि वहाँ पर मैंने अंग्रेज लड़कियों को बुलाया और कंजे के बिठा दी, वहाँ पर सबको $10 दे दिया। ऐसे ही शौक है भाई के, बड़े बड़े शौक है भाई। बाहर जाके कंजे के बिठा कर आ रहे, सोच रहे हो क्या यार? एक हम कह रहे मेरे पास इतने पैसे होते मैं कंजे के तो ना बिठाता, अम्यूजमेंट पार्क चले आता मतलब। चलो आओ। हाँ भाई, पॉजिटिव्स कितने आए जरा पॉजिटिव्स देखते हैं। 10 + 15 25 + 5 30 और 7 $37,000 यही हुआ ना? हाँ। और जरा नेगेटिव्स देखते हैं। 18 + 5 कितने हो गए? 23 23 + 31 34,000 हो गए ना? यस सर। अब मेरे को ये बताओ, नेट में सप्लाई आई है या डिमांड हुई है? यानी कि नेट में हमें पैसा आया है या गया है? पॉजिटिव या नेगेटिव बताओ, बोलो बेटा। अच्छा बता रहे हो, पॉजिटिव। पॉजिटिव है। कितना? 3000। सर ये कैसे निकाला हमने? ये जो बैलेंस निकाला आपने, किस चीज का बैलेंस है ये? बेटा ये करेंट अकाउंट का बैलेंस है। तो सर करेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा? बेटा कुछ भी हो सकता है। फेवरेबल तब होगा जब सम SUM ऑफ क्रेडिट्स इज ग्रेटर देन सम SUM ऑफ डेबिट्स। सर ये क्रेडिट्स डेबिट्स क्या है बेटा? ये 4 चीजें क्रेडिट्स हो गई और ये 4 चीजें डेबिट्स हो गई। क्रेडिट्स मतलब इनफ्लो, डेबिट्स मतलब आउटफ्लो। तो अगर क्रेडिट्स ज्यादा है डेबिट्स कम है तो फेवरेबल हुआ। अनफेवरेबल कब हुआ? जब इसका उल्टा हो जाएगा, सम ऑफ क्रेडिट्स लेस देन सम ऑफ डेबिट्स। सर एक और चीज तो पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है भाई जी। सम ऑफ क्रेडिट्स इक्वल टू सम ऑफ डेबिट्स। हाँ हाँ, तो दिवजोत मेरे को बोलते हैं सर जरूरी थोड़ी है डॉलर ही आएंगे, किसी भी टर्म्स में हो सकता है। बेटा हमारा जो BOP बनता है वो डॉलर्स के टर्म्स में बनता है, ऑल्दो सप्लाई जो आती है वो सारी चीज़ों की आती है, तो उसे एक्सप्रेस तो किसी एक चीज़ में किया जाएगा ना मेरे बेटे। अब सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, दिवजोत की शॉप है पालिका बाजार में, ठीक है? वहाँ तो बहुत सारे कस्टमर आते हैं, इंडियन कस्टमर भी होते हैं, फॉरेनर भी होते हैं, सारे होते हैं। तो दिवजोत जब अपने अकाउंट्स बनाएगा तो उसमें अलग अलग यूनिट्स थोड़ी यूज करेगा। जब अपने अकाउंट्स बनाए जाते हैं मेरे बच्चे, उसका तो एक कॉमन यूनिट लिख देता ना यहाँ पर, रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। दिवजोत ऐसे ही तो करेगा ना मेरे बेटे। तो दिवजोत कह रहे लिख कर बताऊंगा। हाँ ऐसे ही यहाँ पर भी हो सकता है आपने मेरे बच्चे। अभी डॉलर्स के टर्म्स में क्यों लिखा है, रुपीस के इसमें क्यों? बिकॉज जब बाकी करेंसीज इन्वॉल्व होंगी तो आप उसको सब में डॉलर्स में कन्वर्ट करके लिखोगे। यस मेरे बच्चे, सबको डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाएगा उस दिन के करेस्पॉन्डिंग रेट के हिसाब से, तो वो RBI करेगा। हाँ जी मेरे बच्चे, सांची वो RBI करेगा। नहीं सर, व्हाई नॉट इन रुपीस? वाई नॉट इन रुपीज मेरे बच्चे? क्योंकि ना बैलेंस ऑफ पेमेंट ना एक कंट्री का ना विंडो होता है टुवर्ड्स द आउटर वर्ल्ड। सारी कंट्रीज अपना BOP डॉलर्स में बनाती हैं, तो उसे कंपेरेबल टर्म्स पे लाने के लिए, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे लाने के लिए हम भी उसे डॉलर्स में बनाते हैं मेरे बच्चे। ऑल्दो इंडिया जो अपना बजट बनाती है, जो गवर्नमेंट बजट होता है वो रुपीज में बनाती है। तो होता क्या है मेरे बच्चे, अगर आपको किसी कंट्री की फिनेंशियल हेल्थ देखनी है ना, तो उसके सिर्फ 2 अकाउंट्स उठाओ, जो कि आपके 2 चैप्टर्स भी हैं इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर उसकी इंटरनल फिनेंशियल हेल्थ देखनी है, उसका गवर्नमेंट बजट उठा लो जो कि उसकी करेंसी में होगा, और उसकी अगर एक्सटर्नल फिनेंशियल हेल्थ उठानी है, देखनी है, तो उसका BOP उठाकर देख लो। ठीक है, यानी कि उसके अगर इंटरनल मैटर्स देखने हैं, ये उठा लो कि गवर्नमेंट कितने पानी में, और ये देखना है कि पूरी दुनिया के साथ क्या रिलेशन है, BOP उठाकर देख लो। इतनी बात समझ आती है? तो समर्थ मेरे से पूछते हैं कि सर जस्ट ड्यू टू सुपीरियरिटी ऑफ डॉलर इन दी होल वर्ल्ड। यस मेरे बच्चे, इट्स बिकॉज ऑफ दैट। आओ जी आओ। सर मेरे को भी चीज पूछनी। यस युवराज प्लीज पूछिए। सर जैसे अभी आपने बोला वो पालिका में शॉप है किसी की, तो जी। सर उसने रुपीज में अपना वो बनाया अकाउंट। सर अगर वही वो
का यूएस में होता तो वो डॉलर्स भी बनाता है, यूएस का कोई आदमी होता वो इंडिया में काम करता तो वो रुपीस भी बनाता। तो हाँ सर वो तो बिल्कुल। कंट्री कंट्री पे डिपेंड करता है ना, तो सबका सिर्फ डॉलर ही क्यों उठाते? सब बिट डॉलर ना मोस्ट पावरफुल करेंसी है इन दी वर्ल्ड। जनरली क्या होता है मेरे बच्चे कि रूल उसका चलता है जो सबसे पावरफुल होता है। अब यूएस सबसे पावरफुल है तो रूल उसका चलता है, वो कह रहा है रूल्स मैं सेट करता हूँ बाकी सब फॉलो। तो वही चीज़ पूरे वर्ल्ड में भी चलती है मेरे बच्चे, तो कुछ ऐसे। ठीक है सर। ठीक है, आइए कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शंस आती है ज़रा उसकी बात करते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या होता है उसके बारे में कुछ डिटेल में अभी थोड़ी देर में बात करूंगा, पर कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। बेटा कैपिटल अकाउंट में पहली दो ट्रांजैक्शंस होती हैं ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल ट्रांजैक्शंस। सर ये कौन सी होती हैं? बेटा मेरे ऑफिशियल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जो दो कंट्री की गवर्नमेंट के बीच में होती है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने यूएस की गवर्नमेंट से लोन ले लिया, ठीक है, या लोन वापस कर दिया। ये ट्रांजैक्शन को ऑफिशियल ट्रांजैक्शन बोला जाता है। तो जब लोन लिया होगा तो डॉलर आया होगा क्रेडिट साइड, और जब डॉलर वापस करा यानी कि लोन वापस करा तो गया होगा डेबिट साइड। इसे बोलते हैं ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। सर अगर हमने लेट्स सपोज यूके को लोन दिया तो वो कौन सी साइड में आएगा? बेटा जी वो डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि हमारी कंट्री से फॉरेन करेंसी जा रही है। पर सर ये आएगी भी तो सही। हाँ तो जब आएगी तो यहाँ लिख देंगे ना सर, पर आएगा तो इंटरेस्ट भी। इंटरेस्ट को ना जनरली हम लोग मेरे बच्चे फैक्टर इनकम्स में लिख देते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया भी था, अगर मैंने लोन दिया हुआ, याद है बिल गेट्स को लोन दे रहा था, उससे इंटरेस्ट ले रहा था, तो वहाँ फैक्टर इनकम में आ जाएगा। अच्छा तो आप कह रहे हो लोन का अमाउंट जो है वो यहाँ लिख देंगे और इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो यहाँ लिख देंगे। हाँ जी मेरे बच्चे। सर अनऑफिशियल ट्रांजैक्शन क्या होती है? वो याद है अभी बिल गेट को लोन दिया था मैंने कहा रख ले चल यार कोई बात नहीं, तू भाई है अपना, तेरे को लोन दे दिया। इसे बोलते हैं प्राइवेट ट्रांजैक्शन, अनऑफिशियल ट्रांजैक्शन। यानी कि जब लेंडिंग्स एंड बोरोइंग्स की ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के अलावा दो इंडिविजुअल्स में होती है या दो फर्म्स में होती है, उसको बोलते हैं अनऑफिशियल ट्रांजैक्शन। अनऑफिशियल ट्रांजैक्शन का मतलब जिसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ नहीं होता। जैसे मान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट और रिलायंस के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुई कि माइक्रोसॉफ्ट ने रिलायंस को कुछ लोन दिया, तो मतलब फॉरेन करेंसी आएगी इंडिया में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक फॉरेन एंटिटी है जो कि रिलायंस को कुछ डॉलर्स प्रदान कर रहा है, यानी कि कुछ डॉलर्स दे रहा है। तो यहाँ पर एक आइटम लिखी जाएगी जितने भी डॉलर्स आ रहे होंगे। अब रिलायंस ने उसे रीपे करा तो वो यहाँ आ जाएंगे। उल्टा भी हो सकता है एक दिन माइक्रोसॉफ्ट को कुछ डॉलर्स की ज़रूरत पड़ी, रिलायंस ने बोला मैं दे देती हूँ, उसने दे दिए, बदले में जब वापस आए तो यहाँ से आ गए। इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था कि ऊपर आ ही जाएगा। तो इन दोनों ट्रांजैक्शन को मिला के यानी कि ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल ट्रांजैक्शन को मिलाकर बोला जाता है मेरे बच्चे दी ट्रांजैक्शंस ऑफ लेंडिंग्स एंड बोरोइंग्स। तो ये तो ट्रांसफर पेमेंट भी हो गई ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट बात करेंगे मेरे बच्चे। ट्रांसफर पेमेंट नहीं है मेरे बच्चे, लोन की ट्रांजैक्शन ट्रांसफर पेमेंट और फैक्टर इनकम की तरह क्लासिफाई नहीं होती है, किसी की इनकम थोड़ी बनती है। ट्रांसफर इनकम वो पैसा है मेरे बच्चे जो मुझे मिला और मैंने रख लिया, कमाया हुआ नहीं था। फैक्टर इनकम वो पैसा है जो मुझे मिला और मैंने रख लिया पर मैंने कमाया था। एग्जाम्पल लेते हैं, सांची ने एक दिन मुझे फ़ी पे करी, ये मेरी फैक्टर इनकम है, ये पैसा मुझे दिया गया मैं रख लूँगा। एक दिन इसने मेरे बर्थडे पे बोला अरे सर आज आपका बर्थडे है, ये लो 11,000 रुपये, ट्रांसफ़र इनकम है, मैंने अपने पास रख लिए। पर एक दिन मेरे को इसने 50,000 का लोन दिया, तो ना तो वो मेरी फैक्टर इनकम है ना मेरी ट्रांसफ़र इनकम, मेरा पैसा थोड़ी हो जाएगा मेरे बच्चे, वो तो मेरे को वापस करना पड़ेगा। ठीक है सांची, समझ आया? ये डिफरेंस होता है मेरे बच्चे। ऐसे ही मेरे बच्चे आगे आती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये नाम आपको सुने हुए लग रहे होंगे, मैंने आपको डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेक्स में इनकी बात करी थी। मैंने बोला था कि मैं इसके बारे में आगे आकर बात करूंगा, तो वो आगे अब है, द फ्यूचर इज नाउ। ठीक है, बताता हूँ इसके बारे में अब क्या है। अब ट्रांसफर ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये बात करते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि ये इंडिया, पता नहीं इंडिया की ड्राइंग बनाने का कितना शौक है, परफेक्ट ही ना हो जाऊँ कहीं मैं इसमें, मैं यही सोच रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल ठीक दिव्योत।
इंडिया एंड यूएस, अब देखो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो एक दिन क्या हुआ, किसको पकड़ लें, ठीक है, जन्नत कह रहा है सर मेरे पे बड़े दिन हो गए, एग्जाम्पल नहीं दिया आपने, ऐसे मेरे को आउट ऑफ प्लेस फील होता है, पता है रात को मैं तकिए पे सर रख कर सोता हूँ ना तो बहुत रोता हूँ, मेरे को ऐसे क्यों किया जा रहा है। तो ठीक है, जनित भाई ने एप्पल की एक कंपनी है, एप्पल की एक कंपनी क्या है, यूएस की एक कंपनी है एप्पल, उसमें इन्वेस्ट करा। ठीक है, भाई ने बहुत सारे कंजकों से पैसे इकट्ठे करके पूरा $1 एक शेयर लिया। ठीक है, एक शेयर खरीद लिया। अच्छा, उस कंपनी के मिलियंस ऑफ हिस्से हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ हिस्सेदार हैं, तो उसमें से ये एक हिस्सेदार है भाई। भाई ने लेट सपोज $20 का शेयर लिया, एग्जांपल ले लेते हैं कि एप्पल का शेयर $20 का है। तो एक दिन सारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएगी, हमारे जनित भाई भी $2000-3000 लगा के यूएस गए कि नहीं यार मीटिंग में जाना बहुत ज़रूरी है। $20 का शेयर है, उसके लिए $2000-3000 लगा कर गया है। चलो जी, पहुंच गए भाई, भाई को कुर्सी दी गई, भाई वहाँ बैठे। अब वहाँ पर नए एप्पल का लॉन्च चल रहा है, लॉन्च इवेंट चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। वहाँ पर टिम कुक बता रहा है कि नए आईफोन में क्या फीचर है, ये बीच में खड़े होके बोल रहा है ढोंगी है लड़का, इसको हटाओ, ये करो वो करो। उसके बाद इसे 2-3 महीने बाद होश आया, पता नहीं क्या हुआ बीच में, ऐसा क्या करा उन लोगों ने इसके साथ, फिर इसे 2-3 महीने बाद होश आया। फिर इसको बताया गया कि भाई जैसी तूने बोला ना ढोंगी है ये है वो है, तेरे को सिक्योरिटी ने पकड़ा और बहुत मारा, तेरे को बहुत मारा। ठीक है, तो ये थोड़ा टेम्पररी वो कोमा में स्लिप कर गया था बेचारा। इसने टी शर्ट भी पहनी हुई थी कोमा की, पहनी प्यूमा की थी पर वो पालिका बाजार से ली थी, तो कोमा की टी शर्ट पहन ली थी भाई ने। तो कोमा की टी शर्ट पहनी हुई थी, वो उसी में स्लिप कर गया। 3 महीने बाद भाई को होश आया और बताया कि भाई तेरे को बहुत मारा, वहाँ पर तेरी क्रश भी बैठी हुई थी और वो तेरा मजाक देख रही थी कि देखो कितना पिटा है। अब भाई की आंखों में आक्रोश है, ठीक है, लाल हो चुकी है भाई की आंखें। भाई कह रहा अब तो अब नहीं बचेगी ये एप्पल मेरे हाथों से, अब नहीं बचेगी ये एप्पल मेरे हाथों से। भाई अपने घर गए, घर जाकर अपनी गुल्लक तोड़ी, वापस यूएस आए और पूरी एप्पल खरीद डाली। ठीक है, एप्पल पूरा खरीद लिया इन्होंने। पूरा खरीदने का मतलब ये मोर देन 50% शेयर खरीद लिए भाई ने। कभी कभार हाइट सी हो जाती है मेरी इमेजिनेशन की भी ना, कोई बात नहीं। तो मोर देन 50% शेयर्स भाई ने खरीद डाले। अब देखो दोनों केसेस में भाई ने इन्वेस्टमेंट करी, पहले भी तो इन्वेस्टमेंट करी थी $20 की, आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर दी, इनफैक्ट ट्रिलियंस की कर दी, क्योंकि 50% से ज़्यादा एप्पल को खरीद लिया है। इन दोनों इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है? पहले केस वाली इन्वेस्टमेंट में भाई ओनर थे, ओनर तो थे ही ना, मालिक तो थी, बट कंट्रोल नहीं था, बट नो कंट्रोल। ये वाले केस में ही इज द ओनर एंड हैज कंट्रोल। सर कंट्रोल ओवर व्हाट? कंट्रोल ओवर द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर डिसीजन मेकिंग पावर मतलब अब क्योंकि ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, मेजॉरिटी ओनर ये है, तो ये अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है कि फर्म में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अच्छा सर जी, यस मेरे बच्चे, बिल्कुल। इन्हीं दोनों इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस को बोला जाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा सर, इसको बोला जाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर जनित भाई ने इन्वेस्टमेंट करी है सो दैट वो कुछ प्रॉफिट अर्न कर पाए, इसको कंट्रोल नहीं करना उस कंपनी को। पर यहाँ पर इसको बोला जाता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर भाई साहब ने जो इन्वेस्टमेंट करी है उससे भाई साहब को ओनरशिप भी मिलेगी और इनके पास कंट्रोल भी आएगा, ये उस बिजनेस को मैनेज भी करना चाहते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सुंदर से समझाओ ना सर। हाँ मेरे बच्चे, तो देखिए यूएस भी तो इंडिया में इन्वेस्ट करता है, यानी कि यूएस के काफ़ी सारे लोग और काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो इंडिया में 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट आती होगी, एक आती होगी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? कि वहाँ के इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडिया की स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में पैसा लगाते होंगे। ठीक है, अब क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में कुछ ही पार्ट के शेयर्स आपको मिल सकते हैं। वो अगर मुकेश अंबानी है तो वो अपने सारे शेयर्स थोड़ी बेच देगा स्टॉक मार्केट में। इससे आप कंट्रोल नहीं पा सकते किसी कंपनी का, पर हाँ आपको ओनरशिप मिलेगी।
जैसे रिलायंस का एक मालिक तुम्हारे सामने भी बैठा है, ब्लैक टी शर्ट में, देख सकते हो, ब्लैक बियर्ड है, आपसे ही बातें कर रहा है। पर मैं एक तरीके का पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हूँ, कंट्रोल नहीं है मेरे पास। मैं कल को बोल नहीं सकता ये मुकेश टेडी बेयर को हटा दो और मैं बनूंगा सीईओ या मैं बनूंगा चेयरमैन, नहीं हो सकता ना मेरे बेटे। ठीक है, आपके लिए मुकेश अंबानी होगा, हम उसे मुकेश ही बुलाते हैं, वो भी मालिक हम भी मालिक, मालिक मालिक भाई भाई। आओ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें मेरे बच्चे ओनरशिप भी मिलती है उन्हें और कंट्रोल भी मिलता है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा सर, मतलब अपने हिसाब से कंपनी चला सकते हैं वो? हाँ ऐसे ही मान लो। अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया क्या चाहेगा कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है इंडिया में आकर कौन से टाइप की इन्वेस्टमेंट करे, पोर्टफोलियो या डायरेक्ट? आपका आंसर गलत होगा जो भी आंसर आप देंगे, ठीक है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ ठीक है, ओके। मेरे को एकम बोलते हैं डायरेक्ट, बाकी सबका आंसर पोर्टफोलियो आता है, वंशिका का आंसर डायरेक्ट आता है। और बाकी बच्चे कह रहे हैं कि हम देख लेते हैं बाकी के आंसर दे रहे उस हिसाब से, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि इक्वल आंसर है ना दोनों के, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम क्या बोले। अपना ओपिनियन ही नहीं है मेरे बेटे। पोर्टफोलियो, वेरी गुड मेरे बेटा, बहुत ही अच्छी बात है। तो सबने मेरे को मेरी उम्मीदों के हिसाब से सही आंसर दिया है, मतलब उनका आंसर गलत है। सबने आंसर दिया सर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नहीं मेरे बच्चे, हम लोग चाहेंगे कि इंडिया के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। सर क्यों पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, हम क्यों दे उन्हें कंट्रोल? याद है ना एक बारी कंट्रोल दे दिया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर 200 साल तक राज करा था। अब नहीं देंगे हम लोग कंट्रोल, अपने पास रखेंगे। अबे वो अब नहीं बना रहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी, और अब हमको इतने वीक नहीं है कि हम पे राज करना शुरू कर दें और सारा कंट्रोल कर दें। अबे भाई तुम्हें क्या करना कंट्रोल का? वो अपनी एक कंपनी खोल रहे हैं, एप्पल अपना एक प्लांट लगा रहे हैं इंडिया में आकर, वो कह रहा है भैया मैं ऐसे मैनेज करूंगा, तो मोदी जी क्या बोलेंगे? अरे नहीं तू मैनेज नहीं करेगा, कैसी बात कर रहा है, हम आएंगे हम मैनेज करेंगे। भाई हम क्यों मैनेज करेंगे यार, उन्हें करने दो ना, उनका काम है, उन्हें करने दो, उन्हें अच्छे से आता है। अच्छा सर तो पर कंट्रोल, अबे भाई अपने प्लांट को कंट्रोल करे, कंट्री को थोड़ी कंट्रोल कर रहे हैं, करने दो ना अपने प्लांट को कंट्रोल। अच्छी बात है, जो प्रोसेसेस के थ्रू वो यूएस में सामान बनाते हैं अगर इंडिया में बनाएंगे तो अच्छी बात है ना, इंटरनेशनल क्वालिटी का सामान इंडिया में भी बिकेगा। हम अपने लोगों को घुसेड़ देंगे तो वो बोलेंगे अबे सस्ता लगा दो, कोई बात नहीं ऐसे ही है, वो घटिया क्वालिटी का सामान बनेगा। और सर कंट्रोल, अबे भाई करने दो ना, अपनी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? प्लस ये एक परमानेंट इन्वेस्टमेंट होती है। सर परमानेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के अंदर पैसा लगाता है, जमीन खरीदता है, प्लांट बनाता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बूस्ट मिलता है उससे, ठीक है, रेंटल्स इंक्रीज होते हैं। गुरुग्राम क्यों बढ़ा है? इसीलिए तो बढ़ा है वहां पर प्रॉपर्टी के प्राइसेस, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने आकर यहां पर अपने कॉर्पोरेट्स खोले, जिसकी वजह से रेंटल्स इंक्रीज हुए, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है मेरे बच्चे। इससे गवर्नमेंट के पास टैक्सेस का अमाउंट बढ़ता है, क्योंकि गुड्स प्रोड्यूस होंगे उस पर भी टैक्स लेगी गवर्नमेंट, उसके बाद लोगों को जो सैलरी बांटी जाएगी उस पर भी टैक्सेस, कंपनी की जो इनकम होगी उस पर भी टैक्स है, तो हर चीज पर टैक्स मिलेगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होती है ना वो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट होती है मेरे बच्चे। सर टेम्पररी इन्वेस्टमेंट मतलब इसे ना हॉट मनी बोला जाता है। सर हॉट मनी का मतलब क्या है? बेटा जितनी तेजी से आता है ना उतनी तेजी से एग्जिट भी कर जाता है। वो कैसे सर? मान लेते कि मैं फॉरेन इन्वेस्टर हूं, मैं तो 24 घंटे मेरे पास एक रिसर्च टीम है 5000 लोगों की जो ऑनलाइन बैठी रहती है, क्योंकि देखो हर जगह का जो टाइम है वो सेम तो है नहीं, हर जगह का टाइमिंग्स जो है वो अलग अलग है बिल्कुल। तो क्या होता है मेरे बच्चे, मेरी टीम क्या करती रहती है, चाइना की स्टॉक मार्केट, इंडिया की स्टॉक मार्केट, जापान की स्टॉक मार्केट, ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज की स्टॉक मार्केट को ट्रैक करती रहती है। तो अगर लगता है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट जितनी बढ़नी थी बढ़ चुकी है, वहां से पैसा निकाला उठा के चाइना में डाल दिया, चाइना की स्टॉक मार्केट बढ़ गई, वहां से पैसा निकाला रशिया की स्टॉक मार्केट में डाल दिया, कभी कहीं डाल दिया कभी कहीं डाल दिया। अब इंडिया की मार्केट नीचे आ गई है, दोबारा इंडिया की मार्केट में पैसा डालो, जैसे ही बढ़े निकाल लो। यानी कि ये हमारे यहां से सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग के लिए पैसा लगाने आते हैं और निकाल कर ले जाते हैं, बात खत्म। तो ये टेम्पररी इन्वेस्टमेंट होती है, इससे कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होती इंडिया में, क्योंकि अगर बाहर वाले लोग आकर रिलायंस का शेयर खरीद रहे हैं, वो पैसा रिलायंस के पास नहीं जाता। तो सर वो पैसा जाता किसके पास है? जिसने वो शेयर बेचा होता है। लेट्स सपोज एकम ने, वंशिका ने, मैंने, निहारिका ने अपने शेयर्स बेचे, वो शेयर्स चले गए फॉरेन इन्वेस्टर के हाथों में। तो मेरे बच्चे पैसा तो हमारे पास आया ना, वो
रिलायंस के पास थोड़ी जाता है वो पैसा। जितने भी शेयर्स मार्केट में रिलायंस के घूम रहे हैं उसका पैसा रिलायंस के पास नहीं आता है सेकेंड टाइम के बाद। सिर्फ फर्स्ट टाइम जब आईपीओ निकलता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकलती है, तो कंपनी शेयर देती है इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर से पैसा उठाती है, उसके बाद कंपनी के पास कभी भी पैसा नहीं आता जब तक कि वो नया आईपीओ नहीं चलाती। उसके बाद तो शेयर्स मार्केट में सिर्फ घूमते रहते हैं। लेट्स सपोज दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फ्लैट्स बनाए और अलॉट करे लोगों को, लोगों ने एप्लीकेशन दी, लोगों को फ्लैट्स दिए गए, वो पैसा डीडीए के पास जाएगा। पर उसके बाद लोग जब आपस में खरीदते बेचते रहेंगे तो पैसा डीडीए के पास थोड़ी आता है। ऐसा ही स्टॉक मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट में जब सबसे पहली बारी कंपनी शेयर्स इशू करती है सिर्फ तभी कंपनी के पास पैसा आता है। उसके बाद तो इन्वेस्टर्स आपस में प्रॉफिट बुकिंग खेलते रहते हैं और शेयर्स एक हाथ से दूसरे हाथ बदलता रहता है। ऐसे ही पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में होता है। तो इसमें क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर एग्जिस्टिंग स्टॉक मार्केट से कोई शेयर्स उठाता है, वो शेयर्स अपने पास रखता है, जैसे ही उनका प्राइस ऊपर जाता है वो अपने शेयर्स को डंप करता है, प्रॉफिट बुक करता है, बाहर चले जाता है, फिर किसी और कंट्री में जाकर पैसा लगाता है। ये बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो हैं, जैसे सिटी बैंक हो गया, ऐसे ही एसएनपीज हो गया, गोल्डमैन सैश हो गया, उनका काम ही यही है अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करना कि कौन सी मार्केट में किस टाइम पर कितना पैसा लगाना चाहिए। तो इसीलिए इंडिया इसको एक परमानेंट इन्वेस्टमेंट नहीं मानता, कोई भी कंट्री से परमानेंट इन्वेस्टमेंट नहीं मानती, एंड एवरी कंट्री वांट्स कि ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगाई जाए, और इसी को एफडीआई बोला जाता है। और इसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस भी हैं, आपने पढ़े होंगे। तो इंडिया इनवाइट्स एफडीआई इनटू कंट्री। इतनी बात समझ आती है मेरे बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं कि एफडीआई एफडीआई में क्या फर्क है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कोई एग्जांपल और बता। हाँ मेरे बच्चे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसका। जैसे यूनिलीवर है। यूनिलीवर जो कंपनी है मेरे बच्चे, वो यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है, यानी कि यूके की कंपनी है। उसने इंडिया में आकर अपनी एक सब्सिडरी खोली, नाम रखा हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब ये हिंदुस्तान यूनिलीवर हमें लगता है इंडिया की कंपनी है, तो इंडिया की कंपनी है नहीं, ये यूके की कंपनी है। ये अंग्रेज बड़े चलाक रहे हैं, ये जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री का नाम आगे लगा देते हैं। अफ्रीकन लीवर यानी कि साउथ अफ्रीकन लीवर, ऑस्ट्रेलियन लीवर, ऐसे करके नाम लगा देते हैं। तो उन्हें लगता है अरे ये तो देसी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। आपको भी तो लगता था कि ये तो इंडिया की कंपनी है। सही बात है, इंडिया की कंपनी है, पर पैसा सारा यूके का लगा हुआ है। तो हम जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना, इनफैक्ट आज जिस प्रोडक्ट से आपने टूथपेस्ट करा होगा शायद, या नहाए होगे शायद, वो इसी कंपनी का प्रोडक्ट होगा। शायद मतलब शायद इस कंपनी का प्रोडक्ट होगा, मैं नहीं कह रहा शायद नहाए होगे या शायद टूथपेस्ट, समझा करे यार, सबको थोड़ी बता दूंगा मैं। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ तक? ठीक है। तो इन दोनों ट्रांजैक्शन को, इन दोनों डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। तो मुझे समर्थ बोलते हैं, सर कैन वी से फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मोर इन्वेस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड देन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड हेंस इंडिया विल रिसीव मोर। हाँ ऑब्वियसली, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इतना पैसा नहीं आता। हर महीने आए 2, 3, 4 बिलियन डॉलर, 10 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन डॉलर, पर एफडीआई के लिए बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट आती है बेटा इंडिया में, जब भी आती है, तो अच्छी बात है हमारे लिए। आओ जी आओ। अब क्या होता है मेरे बच्चे, कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस निकालना हो तो ये पॉजिटिव्स हो गए, नेगेटिव, इनके डिफरेंस से मैं बैलेंस निकाल सकता हूँ। अब बात करते हैं जरा करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के डिफरेंस की, ध्यान से समझिएगा बेटा। मेरे करेंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस होता है कि करेंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस आती हैं जिससे कि इंडिया की, प्लीज ध्यान से समझना, फॉरेन के अंदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज पर कोई असर नहीं पड़ता, नो इम्पैक्ट। रुको, थामो जरा अपने दिल को। कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस आती हैं जिससे कि इंडिया से लेकर फॉरेन में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उससे इंडिया की एसेट एंड लायबिलिटीज पर असर पड़ता है, यानी कि इफेक्ट आता है, इम्पैक्ट आता है। सर एग्जांपल बोलो ना। बेटा मेरे को ना हार्ले डेविडसन बाइक का बड़ा शौक है, मेरा मन है मेरे को हार्ले डेविडसन बाइक मिले। किसने बताया यूएस से मिलेगी, मैंने कहा ठीक है, मैंने डॉलर्स दिए, बाइक ली, तो क्या यूएस में मेरा कोई एसेट क्रिएट हुआ है क्या? द आंसर इज नो। भाई पैसे दिए, बाइक इंडिया में, बात खत्म हो गई ना। तो एक तरीके से इंपोर्टेड गुड मंगाया मैंने इंडिया में। पर मेरे को किसी ने बोला भाई यूएस में ना ज़मीन खरीद लो, मैंने कहा अच्छा
कहता भाई वहाँ पर दाम बहुत बढ़ने वाले हैं। मैंने कहा अच्छा जी। तो मैंने पैसा लगाया, वहाँ ज़मीन खरीद ली। तो अब क्या ज़मीन इंडिया में आ गई क्या? इंपोर्टेड गुड है क्या ये? नहीं, ज़मीन तो वही है। तो एक तरीके से मेरा एसेट क्रिएट हो गया फॉरेन में। तो मेरे बच्चे ये कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। अच्छा सर, अगर आपने कोई सामान इधर खरीदा होता ना, करेंट अकाउंट, जैसे मेरे को किसी ने बोला भाई तुमने मास्क बनाने का बिजनेस शुरू करा ना, मैंने कहा हाँ जी। कह रहा भाई यूएस की मशीन मंगा कर देखो, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने मशीन मंगा ली वहाँ से, करेंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। मेरे को किसी ने बोला अरे भाई ये मास्क बनाने का काम क्यों कर रहे हो, इसकी मशीन बनाने का काम करो। मैंने कहा अच्छा। कह रहा भैया चाइना में फैक्ट्री खरीद लो मशीन बनाने की। मैंने कहा बहुत पैसा उसमें। कह रहा भैया बहुत पैसा उसमें। मैंने ना चाइना में पैसा लगा दिया और एक फैक्ट्री खरीद ली वहाँ पर मशीन बनाने की। रॉ मटेरियल सस्ता, लेबर सस्ती, सारी चीज़ें सस्ती, गवर्नमेंट इतनी सपोर्टिव। कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन, मेरा एसेट क्रिएट हो गया चाइना में। और जब मैंने मशीन मंगाई थी ना, कोई एसेट नहीं क्रिएट हुआ था अब्रॉड, सिर्फ पैसा गया और मशीन आई। मैंने फिर बोला, मैंने कहा यार अच्छा, मैंने सुना है कि माइक्रोसॉफ्ट का शेयर जो है ना वो बहुत बढ़ेगा आगे जाकर। तो मैंने क्या करा, यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स खरीद ले माइक्रोसॉफ्ट के। तो वो शेयर इंडिया थोड़ी आ जाएगा, वो बिलोंग तो यूएस की स्टॉक मार्केट को करता है ना। तो मेरा एक एसेट क्रिएट हो गया यूएस में, कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है मेरे बच्चे के। अच्छा सर, ओके। तो वो एसेट या लायबिलिटी आपके लिए होता है कि फॉरेन कंट्री? हमारे लिए बेटा, मेरा एसेट है तो एक तरीके से उनके लिए तो वो लाइबिलिटी हो जाएगी ना, कि हाँ दिस एसेट बिलोंग्स टू समबडी हु इज लिविंग आउटसाइड द यूएस एंड सो ऑन। ऐसे ही मेरे बच्चे, सॉरी, So when you bought a piece of land in the US, तो तब उनके लिए it would have been a liability. And for you लाइबिलिटी it's- इसीलिए कि ये किसी और की अमानत है, ऑब्लिगेशन है एक तरीके से, जैसे बैंक के पास पड़ा हुआ आपका पैसा। ठीक फिर है। मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया था कि बिल गेट्स ने मुझसे लोन लिया था, तो बिल गेट मेरा एक एसेट बन गया था, क्योंकि मैंने उससे पैसे लेने हैं ना, वो बाहर रहता है। सिमिलरली मैंने जब बिल गेट्स से लोन लिया था तो बिल गेट्स मेरी एक लाइबिलिटी था, वो जो बाहर रहता है ना बिल गेट्स, वो मेरी लाइबिलिटी था। सर अगर मैंने इंडिया में किसी से लोन लिया तो बीओपी में आएगा ही नहीं ना, क्रॉस दी बॉर्डर ट्रांजैक्शन ही नहीं है, बीओपी में क्यों आएगा? ओह अच्छा, उसे नहीं दिखाएंगे सर, उसे क्यों दिखाएंगे यार? ओके सर, तो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में कॉम्पोनेंट्स का भी फर्क होता है। हाँ मेरे बच्चे, कॉम्पोनेंट्स तो मैंने आपको पढ़ा है, इसमें गुड्स सर्विसेज ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम की बात होती है। इसमें बात होती है मेरे बेटे लेंडिंग्स एंड बोरोइंग्स की, एंड इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड की। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का। अब बीओपी अकाउंट को करते हैं क्लोज। सर क्लोज करने का मतलब, आओ जी आओ, आज थोड़ी सी अकाउंटेंसी सिखाता हूँ आपको। एक दिन क्या हुआ, दिवजोत के घर वालों ने ना उसे 10,000 रुपये दिए और बोला जा बेटा जा सामान लेकर आ। अब पंजाबी हैं हम लोग तो उसमें क्या करा, भाई ने हिसाब दिया, कह रहा मम्मी जी देखो 2,000 रुपये दी, यह चीज़ आ गई, मतलब 2,000 रुपये की ये चीज़ ले आया। 3,000 रुपये दी, यह चीज़ आ गई, तो 3,000 रुपये की कोई और चीज़ ले आया। 1,000 रुपये दी, यह चीज़ ले आई। ठीक है जी, तो 1,000 रुपये की ये एक और चीज़ लेकर आया। इसके बाद इसने बोला 2,500 रुपये दी, एक और चीज़ लेके आया। ठीक है जी, तो 3 + 2 5 + 6 और +1 6, बस उसके बाद चुप हो गया। मम्मी कहती होर मतलब और, फिर कहता और का मतलब बस खत्म। फिर मम्मी ने रख के 2 चपेड़े मारी, फिर बोला, कहता 1,500 रुपये बचे हुए, ये देखो। तो कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे कि जब तक दोनों तरफ हिसाब नहीं मैच करेगा ना, तो तब तक चपेड़े पड़ती रहेंगी। अकाउंटेंसी बोलती है कि भैया अगर ऐसा कुछ आ रहा है ना, तो तुमने अकाउंट का कत्ल कर दिया है, गलत कर रहे हो तुम अकाउंटेंसी के साथ। अकाउंटेंसी तब चैन से जिएगी जब दोनों साइड का बैलेंस मैच होगा, यानी कि सम ऑफ ऑल दी डेबिट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी क्रेडिट्स। ऐसे ही बीओपी के साथ होता है। बीओपी भी तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर ही बना हुआ है। सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? दैट सम ऑफ डेबिट्स शुड बी इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट्स। अब लेट सपोज बीओपी में 2 अकाउंट है, करंट और कैपिटल। यहां पर कुछ ट्रांजैक्शंस हुई, यहां पर कुछ ट्रांजैक्शंस हुई, पर अल्टीमेटली हुआ क्या कि यहां का बैलेंस आया 1 लाख और यहां का बैलेंस आया 85,000। तो अगर ऐसा अकाउंट बनाकर आओगे ना मेरे बच्चे, तो बीओपी अपने पेपर से बाहर निकल के 2 चपेड़े मार के जाएगा बेटा आपको। वो इसीलिए क्योंकि आपने बैलेंस तो मैच कराया ही नहीं। बीओपी बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के, भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर बनाओ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर बनाओ, भाई मैच करा दे, मैच करा दे, मैच करा दे, और आप मैच नहीं करा रहे। ऐसे तड़पाना अच्छी बात नहीं होती मेरे बच्चे। तो इसीलिए मैच करवाने के लिए मेरे बच्चे हमारे पास ये 2 एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस दी होती है, जिन्हें बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। सर इनका मेन मोटिव क्या होता है? इसका मेन मोटिव होता है बीओपी की आइडेंटिटी को मेंटेन करना।
सर बीओपी की क्या आइडेंटिटी होती है? बेटा मेरे बीओपी की आइडेंटिटी होती है कि वो हमेशा बैलेंस्ड रहता है। पर सर ऐसा कैसे हो सकता है यार, जितने डॉलर आए उतने ही गए हों? मैं तो कह ही रहा हूं ना मेरे बेटे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जितने डॉलर आए उतने डॉलर गए होंगे, तभी तो बैलेंस करवाना पड़ रहा है। अगर ऐसा होता कि जितने आए उतने ही गए तो फिर बैलेंस करवाने की जरूरत क्या है? फिर तो ऑटोमेटिकली बीओपी चैन की नींद सो जाता और हमें बोलता थोड़ी कि मेरे को भाई मैच तो करा दो, हमें मैच कराना पड़ेगा। अच्छा सर, तो अगर $1,00,000 आए हैं और $85,000 गए हैं तो बाकी $15,000 कहां है? बाकी $15,000 से हमारा ऑफिशियल रिजर्व बढ़ जाएगा। मैंने इसे जानबूझ के ग्रीन कलर में इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे लिए पॉजिटिव चीज है। सर पॉजिटिव क्यों? बिकॉज पॉजिटिव ट्रांजैक्शंस आर ग्रेटर देन नेगेटिव ट्रांजैक्शंस। दैट इज व्हाई दिस विल लीड टू एन इंक्रीज इन आवर फॉरेक्स रिजर्व बाय $15,000। सर उल्टा भी तो हो सकता था। अगर $1,85,000 गए होते and we would have received only $1,00,000, in that case our forex reserve would have fallen by 85,000. That is why I have written this transaction in red. सर दोनों को ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन बोला जाता है? यस। सर क्या दोनों ट्रांजैक्शंस एक ही टाइम पर अकर कर सकती हैं? नो। इसके अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शन है दे कैन अकर बोथ, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स दोनों हो सकता है, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड दोनों हो सकती है, बट ये ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन दोनों एक साथ नहीं आएंगी। इनमें से कोई एक ही चीज आएगी, या तो रिजर्व बढ़ रहा होगा या रिजर्व कम हो रहा होगा। इतनी बात समझ आती है? आप अकाउंट्स बनाते हो उसमें या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, दोनों चीजें एक साथ नहीं आएंगी। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आगे जाके, सर ये ऑफिशियल ट्रांजैक्शन और ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन एक ही है ना? नहीं मेरे बच्चे, ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस आर दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच टेक प्लेस बिटवीन countries of governments of two countries, but official reserve transaction is actually a transaction which maintains the balance of BOP, which are used only when there is an imbalance arising in BOP due to some other transaction. उन transactions को क्या बोलते हैं अभी बात करूंगा। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चे कि इन ट्रांजैक्शंस का महत्व क्या है? ये जो मैंने एंड वाली आपको ट्रांजैक्शंस बताई। अब जरा एक चीज और बताता हूं आपको, मैं उसी अकाउंट को जरा पेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा वहां पर गंदा हो गया वो। हाँ जी, तो मेरे बच्चे ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस मैंने आपको पढ़ाई, ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और यहां से लेकर यहां तक की ट्रांजैक्शन, पोर्टफोलियो तक की, इनको बोला जाता है मेरे बेटा जी ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। सर व्हाट आर ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस? ऑटोनॉमस का मतलब होता है बेटा जी इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन। इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन का मतलब जिन ट्रांजैक्शंस का किसी और ट्रांजैक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, यानी कि दे हैपन ड्यू टू प्रॉफिट मोटिव। हम एक्सपोर्ट करते हैं सामान, इंपोर्ट करते हैं, मोटिव अल्टीमेटली प्रॉफिट का ही होता है कहीं ना कहीं। आपने अपने लिए कोई चीज़ मंगाई है तो उसका मोटिव ये नहीं है कि हाँ जी वो भी तो लेकर गए थे हमारे यहाँ से तो मैं भी तो लेकर आऊँगा, ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट, मेरी मर्जी, मैंने मंगा लिया। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस जो होती हैं इनको बोला जाता है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। सर व्हाट डू यू मीन बाय अकोमोडेटिंग? अकोमोडेटिंग का मतलब एक तरीके से आप समझ लो एडजस्टिंग ट्रांजैक्शन या डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन। सर डिपेंडेंट ऑन व्हाट? डिपेंडेंट अपॉन द imbalances arising in BOP. Sir, why do imbalances arise in BOP at the first place? It's because of the conduction of these autonomous transaction, यानी कि autonomous transaction की वजह से BOP में कुछ imbalance आ जाता है। उस imbalance को adjust करने के लिए हम accommodating transaction का यूज करते हैं। यहाँ पर कोई profit motive नहीं होता, ठीक है मेरे बच्चे। इसका काम सिर्फ ये होता है to maintain BOP identity. Sir, what is BOP identity? BOP का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है दैट इट ऑलवेज रिमेन्स बैलेंस्ड। तो बैलेंस कैसे रहता है? क्योंकि हम इस ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सो इफ वी हैव मोर इनफ्लोज एंड लेस आउटफ्लोज वील हैव अ बैलेंस विद अस रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द ईयर व्हिच विल इंक्रीज आवर फॉरेक्स रिजर्व, जिससे हमारा रिजर्व बढ़ जाएगा। लेट्स सपोज वी हैव रिसीव्ड 1 lakh एंड वी हैव पेड ओनली $85,000, we'll have a balance of $15,000 in our hand which will increase our reserve by $15,000. But in the other case, if we have paid around $1.15 lakh, this means that the country has to pay $15,000 from its own reserves. Acha, sir, this will lead to a decrease in the official reserves by $15,000. So
ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस को बेटा बोला जाता है अबव द लाइन आइटम्स। अबव द लाइन आइटम्स का मतलब ये है, ये वो आइटम्स हैं जो कि इससे ऊपर होती हैं। एक्चुअल में हिसाब किताब इसके बाद पता लगता है। जैसे लेट्स सपोज आपका बिजनेस है, उसमें बहुत सारे खर्चे होते होंगे जो कि होने ही होने हैं, बहुत सारी इनकम्स आती होंगी जो कि होनी ही होनी है, उन सबका टोटल लगाने के बाद ही तो देखते हो कि प्रॉफिट या लॉस हुआ। ऐसे ही आरबीआई भी देख रहा है, सारी ट्रांजैक्शन जितनी एक साल में हुई उसके बाद वो देख रहा है कि नेट में फॉरेक्स आया या नेट में फॉरेक्स गया। इन ट्रांजैक्शंस को बोला जाता है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ये बिलो द लाइन आइटम्स, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर आल्सो नोन एज, ऑप्शंस दिए होंगे, आंसर बिलो द लाइन आइटम। एक लास्ट चीज बता रहा हूं मेरे बच्चे, एक डिफरेंस है बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड दिस स्मॉल अकाउंट विच इज नोन बाय द नेम BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब इनका डिफरेंस क्या है, बहुत वाइड डिफरेंस है इनके बीच में। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिप्रेजेंट्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट ऑफ द रिपोर्टिंग कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एन ईयर, बट BOT ओनली शोज ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सर्विसेज अपने आप मत जोड़ देना भाई, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, इट इंक्लूड्स करेंट अकाउंट, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ नैरो कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट। सिमिलरली बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स कैपिटल अकाउंट, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड हैज नो रिलेशनशिप विद कैपिटल अकाउंट, कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक का, वो अपने घर ही अपने घर सुखी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज मेड टू बी बैलेंस्ड, मैंने अभी आपको बताया ना इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, दोनों हिसाब मैच होने चाहिए। बट ये जो है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ये तो मैंने आपको बताया फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है एंड बैलेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसको इंडिविजुअली थोड़ी बैलेंस करवाऊंगा मैं। अच्छा सर, अब आप खुद सोचो, आपको अगर एक कंट्री की फाइनेंशियल हेल्थ देखनी है तो आप उसका BOP अकाउंट उठाकर देखोगे या उसका BOT अकाउंट उठाकर देखोगे? बताओ मेरे बच्चे, क्या देखोगे? BOP देखोगे या BOT देखोगे? सिर्फ BOP देखेंगे, क्योंकि कंप्लीट फाइनेंशियल हेल्थ हमें इससे पता लगेगी। यानी कि दिस BOP इज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ एन इकोनॉमीज रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पर BOT सिर्फ गुड्स की बात करता है, और गुड्स से सिर्फ अगर गुड्स के ट्रांजैक्शंस देखोगे तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कंट्री पूरी दुनिया के साथ और क्या ट्रांजैक्शन कर, इसीलिए। तो BOP की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, इसमें अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन भी आती है और ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन भी आती है। BOP में तो दोनों ही ट्रांजैक्शन है ना, ऑटोनॉमस भी अकोमोडेटिंग भी। पर BOT जो है इट इज कंपोज्ड ओनली ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। सर ये जो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन है ये कौन से अकाउंट का पार्ट है, करेंट का या कैपिटल का? बेटा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है ये, ठीक है मेरे बच्चे। तो मेरे बेटे आज की क्लास में ना मेरे को आपको इतना ही करवाना था, आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे, आप उसे प्लीज देख लीजिएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।